शिवशंकर प्रसाद पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर। आज बीएससी भाग 3 प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम यूनिट से वेग और त्वरण रूपांतरण की इस चर्चा स्वागत है। अब वेग रूपांतरण के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया कि यहाँ हम दो फ्रेम जो दिख रहे हैं हमारे पास एस और एस डैश, इन दोनों फ्रेम में कण ए के एक्स वाई और जेड दिशा में मान लेते हैं वेग कितना है, यू एक्स है, यू वाई है और यू जेड है। इसी प्रकार से फ्रेम एस डैश में कितना ले लेते हैं हम लोग, यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश है। अब हम लोगों को इन दोनों में संबंध निकालना है। रूपांतरण लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो वेग निकल रहे हैं या वेग हम मान रहे हैं उन दोनों में संबंध निकालना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आया कि भाई इसको निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए चूंकि आप जान रहे हैं कि कण ए का स्थिति निर्देशांक फ्रेम एस में कितना है, एक्स वाई और जेड है, और फ्रेम एस डैश में कितना है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। अब अगर इस स्थिति निर्देशांक का टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, वी एक्स का मान निकला जाएगा, सॉरी वी का मान निकल आएगा। कैसे निकलेगा, यू एक्स कितना निकल के आ गया आपके पास, सीधा सा देखिए, यू एक्स का मान निकल के आ गया ये डी एक्स बाई डी टी, यू वाई का मान निकल के आ गया डी वाई बाई डी टी, और यू जेड का मान कितना निकल के आ गया डी जेड बाई डी टी। इसी प्रकार से एस डैश में भी इसका मान निकाल सकते हैं आप, सीधा सीधा सा जैसा उसमें किया सेम वही प्रोसेस यहाँ भी कर दिया आपने। तो यू एक्स डैश कितना निकल के आ गया, डी एक्स डैश बाई डी टी, यू वाई डैश कितना निकल के आ गया, डी वाई डैश बाई डी टी, यू जेड डैश कितना निकल के आ गया, डी जेड डैश बाई डी टी। अब यू एक्स और यू एक्स डैश, यू वाई और यू वाई डैश, यू जेड और यू जेड डैश में संबंध निकालना है, क्योंकि हम रूपांतरण समीकरण की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या करें हम, इसके लिए हमारे जो स्थिति निर्देशांक है गैलीलियन रूपांतरण से क्या निकल के आया था, गैलीलियन रूपांतरण जब आपने पढ़ा था तो क्या निकल के आया, ये एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज वाई और जेड डैश इज जेड। अब इसका हम लोग अवकलन करके देखिए, जब आपने अवकलन किया तो आपके पास क्या निकल के आ गया, ये डी एक्स डैश बाई डी टी डैश डी एक्स बाई डी टी माइनस वी। अब आप यहाँ टी था ना तो डी टी बाई डी टी होगा, तो इसलिए वो कितना हो गया 1। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल डी एक्स बाई डी टी माइनस वी निकल के आएगा। तो अगर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू है डी एक्स डैश बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपने निकाला था, तो ये कितना था, यू एक्स डैश और ये यू एक्स था। क्लियर हुआ। इसी प्रकार वाई दिशा और जेड दिशा के लिए भी अगर आप निकालना चाहें तो सीधा सीधा सा क्या करिए, आप आपके इस समीकरण को वाई डैश इक्वल टू वाई और जेड डैश इक्वल टू जेड को टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से उसका अवकलन कर दीजिए। तो जब आप अवकलन किए तो क्या मिला आपको, यू वाई डैश इक्वल टू वाई और यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिखा कि भाई हमारे पास यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। यू एक्स क्या है, एक्स डैश क्या है भैया, ये कण ए का फ्रेम एस डैश में वेग है, और ये यू एक्स क्या है, एस के सापेक्ष उसका वेग है। इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर प्रेक्षक द्वारा जो प्रेक्षित वेग यू एक्स है उसका मान यू एक्स डैश से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, वी ज़्यादा है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यू एक्स डैश का मान यू एक्स से कम है। ठीक, तो स्थिर प्रेक्षक द्वारा नापी गई जो गति होगी या वेग होगा उसका मान क्या होगा, गतिशील प्रेक्षक द्वारा नापे गए वेग के मान से अधिक होगा। क्लियर हो गई बात। इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे यह स्पष्ट हुआ कि वेग जो होता है वो दोनों फ्रेम के हिसाब से बदल रहे हैं, तो वो निश्चर नहीं हो सकते। इसके बाद अब अगर आप त्वरण की बात, त्वरण कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल भाई, त्वरण निकालना है अगर हमको तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो वेग हैं, जितने वेग समीकरण से वेग निकले हैं उनको क्या कर देना पड़ेगा, हमको सीधा सीधा सा
इस जो वेग समीकरण निकल के आए हैं हमारे पास, अभी हमने निकाला वेग रूपांतरण से, इन सबको क्या कर दें, समय के साथ इनका फिर से अगर अवकलन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, त्वरण निकल के आएगा। एक काम करिए आप, ये दोनों के लिए सीधा सीधा यू एक्स डैश को समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया, यू एक्स को समय के सापेक्ष अवकलित कर दिया, और यहाँ ये जो v की वैल्यू है उसको आपने लिखा 0। क्यों लिखा भाई, क्योंकि आप पहले ही बोल के रखे हैं, क्या बोल दिया आपने कि हमारे पास ये जो dv/dt की वैल्यू होगी ये कितना निकल के आएगा, 0। क्यों निकल के आएगा 0, क्योंकि एस डैश का जो वेग है इसके सापेक्ष वो नियत है। इसी प्रकार से अगर आप ये देख लें कि वाई डैश और वाई अक्ष के सापेक्ष वेग और जेड डैश और जेड अक्ष के सापेक्ष अगर वेग निकालें तो कितना आएगा, ये ए वाई डैश इक्वस टू ए वाई और ए जेड डैश इक्वस टू ए जेड निकल के आएगा। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि स्थिर प्रेक्षक द्वारा या स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष जो त्वरण है और गतिशील प्रेक्षक के सापेक्ष जो त्वरण है उसका मान सेम है। क्लियर हुआ, ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के लिए कंडीशन था, तो दोनों का त्वरण क्या है, सेम है। अब ये प्रश्न है मेरा, बड़ा सिंपल सा साधारण सा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। अगर त्वरण आप कहते हैं कि निश्चर है तो बल के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ मत करिए, सीधा सीधा सा मान लेते हैं फ्रेम एस में बल कितना है, ये हुआ भैया एम ए से, और ए मतलब ए एक्स हो सकता है, ए वाई हो सकता है, ए जेड हो सकता है। इसी प्रकार एस डैश के लिए लिख लीजिए, कितना आएगा भैया, एम ए डैश। सिमिलरली ये भी ए एक्स डैश हो सकता है, ए वाई डैश हो सकता है, ए जेड डैश हो सकता है। और चूंकि आप क्या कह रहे हैं कि त्वरण जो होता है वो इक्वल है, और द्रव्यमान तो इसमें इक्वल होगा ही, क्योंकि v का जो मान है एस डैश फ्रेम का जो वेग है वो प्रकाश के वेग से काफ़ी कम है, इसलिए m के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला भैया, एफ एस का मान एफ एस डैश के इक्वल आएगा। इसका मतलब अगर त्वरण निश्चर होता है तो हम बल को भी निश्चर कहेंगे। क्लियर हो गया।